Hello everyone. We are going to start with another question of performance management और इस question में mainly हम deal करेंगे mix and yield variance along with losses. Losses के साथ हम mix and yield variance को किस तरीके से देखेंगे. हमने पिछली कुछ वीडियोस में तो देखा है उसको, लेकिन अब हम एक पास पेपर का क्वेश्चन करेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन और एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम कापा कंपनी करके एक क्वेश्चन है वो, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस चीज़ को समझने के लिए कि मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस विद लॉसेस को किस तरीके से हम डील कर सकते हैं, राइट? अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर. सी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में उसने कहा assess the performance of the production manager and the sales manager and indicate whether the current bonus scheme is fair to those concerned or not. यानी आपने क्या करना है, आपने 7 मार्क्स में सबसे पहले तो ये एनालाइज करना है कि जी प्रोडक्शन मैनेजर की जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, सेल्स मैनेजर की जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, और उसके बाद जो बोनस स्कीम हमने अनाउंस की हुई है क्या वो फेयर है या नहीं है. तो अगर ये इफ दिस इज ऑफ 7 मार्क्स, बिकॉज ये तो मल्टीपल टास्क क्वेश्चन पे आता है, मल्टीपल सॉरी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में. So if this is of 7 marks, so I believe 3 marks is for production manager, 3 marks is for sales manager, and 1 mark will be the overall committee, right? And if you are considering 3 marks, 3 marks, and 3 marks, so maybe we can split that. One portion will be for the cost part or the financial part, and one will be the non-financial part. So we can split 3 marks like that as well. So let's see what we can do here. Because as I said कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि देखिए हम हमेशा वेरिएंसेस को यूजुअली पहले कॉस्ट के फैक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर हम उसको क्वालिटी के फैक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या कोई और मसला है तो हम वो देख लेते हैं. Let's start with this now. Crumbly Cake make cakes which are sold directly to the public. The new managing director, a celebrity chef, has argued that the business should use only organic ingredients in its cake production. Organic ingredients are basically good for health. वो आपके बेसिकली न्यूट्रिशंस, दैट इज मोर न्यूट्रिशियस एज कंपेयर विद, जैसे अगर आप नॉर्मल नॉर्मल राइस परचेज करते हैं और आप एक ब्राउन राइस परचेज करते हैं, सो दैट इज मोर ऑर्गेनिक एज कंपेयर विद द नॉर्मल वन. ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स आर मोर एक्सपेंसिव, राइट? अच्छा, आप सोचें अगर ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स एक्सपेंसिव हैं तो इससे आपके वेरिएंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा. देखिए, इसका प्राइस वेरिएंस आपका एडवर्स हो जाएगा, ठीक है, क्वालिटी शायद अच्छी हो जाएगी, बट शुड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विद एन इम्प्रूव फ्लेवर. अच्छा, फ्लेवर अगर आपका इम्प्रूव होता है तो इससे आपकी सेल्स पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, सोचें. देखिए, सेल्स पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू दी कंडीशन के हम सेलिंग प्राइसेस के साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज अगर आप एक्सपेंसिव मटेरियल खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस पे कुछ ना कुछ तो करेंगे आप, तो उसको देखना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल इन आइसोलेशन इससे सेल्स आपकी बढ़नी चाहिए. एंड गिव हेल्थ बेनिफिट्स टू दी कस्टमर. It was hoped that this would stimulate the demand and enable an immediate price increase for the cakes. Right? तो अभी अपेरेंटली तो ये लगता है कि सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ेगा और सेलिंग प्राइस भी हम इसकी वजह से बढ़ा सकते हैं. Crumbly Cakes operates a responsibility-based standard costing system which allocates variances to specific individuals. Yes, it's recording. Yes, sorry. Uh, sorry. The individual managers are sorry. Crumbly Cakes operates a responsibility-based standard costing system which allocates variances to the specific individuals. Specific individuals, ठीक है. The individual managers are paid a bonus only when net favorable variances are allocated to them. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, अगर तो मेरा एक वेरिएंस एडवर्स है, एक वेरिएंस फेवरेबल है, तो बोनस आपको इंडिविजुअल वेरिएंसेस पे नहीं मिलेगा, बोनस आपको मिलेगा कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे आपको बोनस मिलेगा. ओवरऑल वेरिएंस अगर आपका फेवरेबल आ गया तो बोनस मिल जाएगा, ओवरऑल वेरिएंस अगर आपका एडवर्स आ गया आपको बोनस नहीं मिलेगा. The new organic cake production approach was adopted at the start of March 2009, right? Following a decision by the new production manager, no change was made at that time to the standard cost card. अच्छा, अब ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है. हमने मार्च के स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक केक की प्रोडक्शन शुरू की, न्यू ऑर्गेनिक केक की प्रोडक्शन हमने मार्च के स्टार्ट में शुरू की.
नो चेंज वाज मेड एट दैट टाइम ऑन द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, हमने लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड को चेंज नहीं किया। द वेरिएंसेस रिपोर्ट्स ऑफ फरवरी एंड मार्च आर शोन बिलो। अच्छा, अब इन वेरिएंसेस को जरा गौर से देखें, ठीक है। इन वेरिएंसेस में दो पार्ट्स हैं, एक तो प्रोडक्शन मैनेजर की जो पहले तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल बताया हुआ है, प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आ रहा है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ रहा है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ रहा है और मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ रहा है। प्राइस वेरिएंस जो भी फिलहाल उसने मैनेजर की परफॉर्मेंस में डाला हुआ है, so probably he has some concern over from which supplier the company should buy raw material। अच्छा, फरवरी में वेरिएंसेस बहुत कम थे, इनफैक्ट नेग्लिजिबल थे। मार्च में वेरिएंसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब जरा ये सोचें कि मार्च में वेरिएंसेस इतने ज्यादा क्यों हो गए और फरवरी में वेरिएंसेस इतने ज्यादा क्यों नहीं थे। सोचें जरा। देखिए, उसकी बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। देखिए, इसकी बड़ी सिंपल सी लॉजिक है और वो लॉजिक ये है कि ये जो चेंजेस हमने की हैं ये मार्च के स्टार्टिंग में की है, तो फरवरी में चूंकि ये चेंजेस हमने की नहीं थी तो फरवरी में तो कोई इफेक्ट भी नहीं था। और जितनी भी चेंजेस हमने की उससे हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड को चेंज नहीं किया। यानी अगर मटेरियल और नॉर्मल मटेरियल अगर हम $10 का बाई कर रहे थे और ऑर्गेनिक मटेरियल नॉर्मल मटेरियल अगर हम $10 पर केजी का बाई कर रहे थे और ऑर्गेनिक मटेरियल अगर हम $13 पर किलोग्राम का बाई कर रहे हैं, तो हमने स्टैंडर्ड को चेंज नहीं किया। तो इसका मतलब है जाहिर सी बात है फिर जब चीज़ें ही चेंज हो गई हैं तो वेरिएंस तो आएगा और सिग्निफिकेंट वेरिएंस आएगा। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो वेरिएंसेस की जो अमाउंट है वो ज़्यादा मार्च में इसलिए है क्योंकि एक तो चेंजेस सारी मार्च में हुई है और अपने ओरिजिनल स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में कोई चेंज किया भी नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा वेरिएंसेस को ज़रा चेक करते हैं कि वेरिएंसेस में फिर हुआ क्या। देखिए, प्राइस वेरिएंस आपका है एडवर्स 2100 एडवर्स। एडवर्स होने का मतलब है कि सर आपकी जो एक्चुअल प्राइस है वो ज़्यादा है आपकी स्टैंडर्ड प्राइस है। अब सोचें ऐसा क्यों है। ऐसा डेफिनेटली शायद आप सही सोच रहे हैं क्योंकि हम ऑर्गेनिक मटेरियल खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी मटेरियल की प्राइस तो बढ़ेगी, तो दैट मेक्स सेंस। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जी परचेजिंग मैनेजर की गलती है। ठीक है। तो ये तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी आपने ऑर्गेनिक मटेरियल खरीदा है, दैट वाज एक्सपेंसिव। अच्छा, मिक्स वेरिएंस एडवर्स है, इसका मतलब क्या हुआ सोचें। मिक्स वेरिएंस एडवर्स होने का मतलब है कि हमने सस्ता मटेरियल ज़्यादा डाला है, महंगा मटेरियल ज़्यादा डाला है, हमने एक्सपेंसिव मटेरियल ज़्यादा डाला है। So we made excessive quantity of expensive material। एक्सपेंसिव मटेरियल जो है वो हमने हाई क्वांटिटी में डाला है और जो लो प्राइस मटेरियल है उसको हमने कम कर दिया है। यूजुअली इससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। अच्छा, यील्ड वेरिएंस फेवरेबल है। यील्ड वेरिएंस फेवरेबल क्यों है, क्योंकि मटेरियल अच्छा डाल रहे हैं तो उससे आउटपुट मेरा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी बढ़ी है। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल वेरिएंसेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओवरऑल वेरिएंस जो है आपका, लेट मी ट्राई टू चेंज द कलर। ओवरऑल वेरिएंस जो है वो 2100 2600 और 400, ये आई थिंक बनेगा 2300। तो ओवरऑल वेरिएंस जो है वो 2300 एडवर्स हो रहा है। इधर देखिए, 2300 एडवर्स हो रहा है। ठीक है। अच्छा, सेल्स मैनेजर के साथ क्या हो रहा है। सेल्स मैनेजर के साथ ये हो रहा है कि जी फेवरेबल वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है। इसका मतलब आपकी जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर्ड विद स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, और आपका वॉल्यूम वेरिएंस भी फेवरेबल है। इसका मतलब एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम आपका ज़्यादा है एज कम्पेयर्ड विद स्टैंडर्ड, सॉरी नॉट स्टैंडर्ड, बजटेड सेल्स वॉल्यूम। ठीक है। अब इन सारी बातों से हो क्या रहा है, इसको अगर मैं टोटल करूँ तो ये तकरीबन 10,000 फेवरेबल बनेगा। सोचिए बोनस किसको मिलेगा, सेल्स को मिलेगा। प्रोडक्शन का तो नेट वेरिएंस एडवर्स है। द प्रोडक्शन मैनेजर इज अपसेट, that he is upset. Why? Because he seems to have lost all hopes of bonus under the new system.
The sales manager thinks that the new organic cake are excellent and is very pleased with the progress made. Crumbly cakes operate a GIT system and hold virtually no inventory. Now you are supposed to analyze the performance of production manager and sales manager. अब ज़रा ये सोचें कि क्या हम ये कह सकते हैं कि चूँकि सेल्स मैनेजर ने ओवर स्पेंड किया है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है, तो इसका मतलब सॉरी प्रोडक्शन मैनेजर ने ज़्यादा स्पेंड किया है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन मैनेजर की परफॉर्मेंस जो है वो सैटिस्फैक्टरी नहीं है। सोचिए ज़रा। नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। देखिए, पहली बात तो ये है, पहला मसला जो है, बल्कि आगे जाके हम ये चीज़ डिस्कस भी करेंगे। पहला मसला ये है कि मार्च में इतने वेरिएंसेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड को सेम रखा है। ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, इसके चेंज ना होने की वजह से क्या हुआ? क्योंकि हम अपनी सारी की सारी प्राइसेस को प्रीवियस स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन इनएप्रोप्रिएट है। पहली बात। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर मैं चले ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको हटा भी दूँ इस पॉइंट को, इस आर्ग्यूमेंट को, तो हम प्रोडक्शन मैनेजर के बारे में हम फिर ये कहेंगे कि देखिए ऑल्दो प्रोडक्शन मैनेजर ओवर स्पेंड बाय $2300, स्टिल वी कैन नॉट से कि उसकी परफॉर्मेंस ख़राब है, बिकॉज उससे जो है वो प्रोडक्ट की, उससे जो आपके केक्स है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है और क्वालिटी इम्प्रूव होने की वजह से आपकी जो सेल्स है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हुई है, और ये चीज़ सेल्स डायरेक्टर उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है। ठीक है, उसने उसको यहाँ पे कहा भी है कि सेल्स मैनेजर आल्सो थिंक दैट द न्यू ऑर्गेनिक केक्स आर एक्सीलेंट। ठीक है। तो डिस्पाइट ऑफ नेगेटिव वेरिएंसेस, स्टिल उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है। और परफॉर्मेंस कॉस्ट वो टर्म जो मुझे बुरी सिर्फ इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड चेंज नहीं किया। अगर हम ये चेंज कर देते तो हम अपने ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट की प्राइस को कंपेयर कर रहे होते ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट के प्राइस से। यानी अगर हम कोई सपोज ब्राउन आटा ले रहे हैं, मेरे ज़हन में वर्ड नहीं आ रहा है, अगर हम व्हीट जो अनप्रोसेस्ड व्हीट है, या ब्राउन आटा या ब्राउन शुगर जिसको हम कह रहे हैं, तो अगर हम वो यूज़ कर रहे हैं और उसकी प्राइसेस डिफरेंट हैं नॉर्मल प्राइसेस से, तो जाहिर सी बात है कंपैरिजन फिर गलत हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्शन इस डिपार्टमेंट ने खराब परफॉर्म किया है, उसने क्वालिटी इंप्रूव की है, एंड ही शुड गेट दी बोनसेस। ही शुड गेट दी बोनसेस। ही इज अ कैंडिडेट फॉर बोनसेस। ठीक है, क्योंकि असल मेन सेंट्रल आइडिया तो उसी का था। अच्छा, व्हाट अबाउट दी सेल्स मैनेजर? देखिए सेल्स मैनेजर, अच्छा सोचिए ज़रा एक बात, क्या ये जो सेल्स बढ़ी हैं या जो सेल्स वॉल्यूम आपने बढ़ाया है, क्या इससे सेल्स मैनेजर का कोई कनेक्शन नहीं है? क्या सेल्स मैनेजर को हम बिल्कुल ही बोनस नहीं देंगे? उसका कोई रोल नहीं है सेल्स बढ़ाने में? सोचें ज़रा। देखिए, हमने इस चीज़ को मार्च में चेंज किया। मार्च में हमने सेलिंग प्राइस भी बढ़ा दी, और और उसका इम्पैक्ट मुझे नज़र भी आया कि जी सेल्स वॉल्यूम बढ़ गया। इसका मतलब कोई तो है जो लोगों को जाके ये बात बता रहा है कि देखो वी गॉट दिस प्रोडक्ट। बिकॉज़ देखिए, एक चीज़ है कि अगर तो हम वर्ड ऑफ माउथ पे चलते हैं, या हम ये सोचते हैं कि चलो भाई हमने केक चेंज कर दिया, हमने चीज़ें चेंज कर दी हैं, लोगों को जब समझ आएगा तो लोग अपने आप चीज़ें ज़्यादा खरीदने लगेंगे। लेकिन इस चीज़ को लोगों को रियलाइज़ करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो समवन इज़ एक्चुअली इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग एवरीथिंग टू द कस्टमर। वो लोगों को जा के बता रहा है कि देखो भाई ये चीज़ अब ऐसे है, और देखो इसका ये बेनिफिट है, और वो उसको उनको कन्विंस कर रहा है एक्स्ट्रा प्राइस पे करने के लिए। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन मैनेजर इज द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंक्रीज सेल्स। some benefit some benefit must be some benefit could be related to the
सेल्स मैनेजर, यू हैव टू अटैच इट, राइट? तो इसका मतलब ये है कि देखिए $10,000 का जो फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी जाती है सेल्स मैनेजर के पास, सॉरी प्रोडक्शन मैनेजर के पास, बियॉन्ड एनी डाउट। प्रोडक्शन मैनेजर ने उसका इंग्रेडिएंट चेंज किया, फ्लेवर चेंज किया, सब कुछ चेंज किया, उसकी वजह से केक की क्वालिटी अच्छी हुई और हमने केक ज़्यादा बेचा। But we cannot ignore the performance of sales manager in this case. Nothing is given in the scenario which will give us any idea whether sales department actually performed well or not. लेकिन हमें इस चीज को कंसिडर करना पड़ेगा, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी इस चीज के ऊपर कि सेल्स मैनेजर का कितना कंट्रीब्यूशन है। यानी यूं समझें आप कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर इस तरीके से कहूँ कि मेरे तकरीबन कोई 5,000 कस्टमर्स हैं, ठीक है? और मैंने उन 5,000 कस्टमर्स में से तकरीबन 1000 कस्टमर्स का सर्वे किया और उन 1000 कस्टमर के सर्वे पे मुझे 70% लोगों ने ये बताया, 70% लोगों ने ये बताया कि उन्होंने ये वाला केक जो एक्स्ट्रा जो केक बाय हुआ है या जो भी सेल्स हुई है, वो उन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने देखा, उनको लगा कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी है, तो उन्होंने खरीदा, जो न्यू कस्टमर्स हैं। तो इसका मतलब है 70% ऑफ एक्सेस रेवेन्यू या एक्सेस सेल्स एक्चुअली बिलोंग टू द सेल्स मैनेजर, ठीक है? और अगर ये है कि जी 30% कस्टमर मुझे ये कह रहे हैं कि जी ये उसने प्रोडक्ट इसलिए खाई है क्योंकि उसको किसी ने रिकमेंड किया था और रिकमेंडेशन की बेसिस पे उसने खाई, इसका मतलब समवन इज एक्चुअली गॉट इंस्पायर्ड बाय द केक, बाय द क्वालिटी ऑफ द केक। तो अगर हम इस तरीके से कोई कोई चीज़ आइडेंटिफाई, कोई चीज़ फिगर आउट कर सकते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट, कि हमें एक आइडिया हो जाएगा, एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई एक्चुअली लोग इंस्पायर किस चीज़ से हो रहे हैं। पहले तो वो पहले तो वो सेल्स को देख के, एडवर्टाइजमेंट को देख के इंस्पायर होके के खरीदेंगे, फिर वो आगे बात करेंगे ना। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका यहाँ पे अभी हम ये तो कह सकते हैं कि देखिए सेल्स मैनेजर की परफॉर्मेंस जो है वो प्योरली सारा का सारा 10,000 का क्रेडिट सेल्स मैनेजर को नहीं जा रहा। इसमें डेफिनेटली प्रोडक्शन मैनेजर का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है सेल्स को बढ़ाने में। लेकिन यहाँ पे हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि जी सेल्स डिपार्टमेंट ने तो कुछ भी नहीं परफॉर्म किया। मैं कह दूँ कि जी 10,000 की 10,000 की पूरी जो परफॉर्मेंस है दैट बिलोंग्स टू प्रोडक्शन मैनेजर, ऐसा भी नहीं है। तो मुझे इस चीज़ को, अब ऐसी कोई चीज़ उसने क्वेश्चन में नहीं दी है, तो हम उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा अपना मशवरा ये है कि ऐसी सिचुएशन में आप इस चीज़ को लिख के और आप ये जुमला लिख दें, सिंस नथिंग अबाउट दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, देखो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट दिस इंफॉर्मेशन इज important for further performance analysis या for in-depth performance analysis of both the managers, right? तो apparently तो हम इसको conclude क्या करेंगे, इसको हम conclude ये करेंगे कि ये जो production manager की performance है that is satisfactory, ठीक है? और सेल्स मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए वी नीड फर्दर इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई कि जो कितना परसेंट ऐसी सेल्स है एक्स्ट्रा जो कि उससे बिलोंग कर रही है, लेकिन कंपनी को एज अ होल बेनिफिट हुआ है। और द नीड हियर इज टू चेंज द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, ताकि हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं उसको सही तरीके से कंपैरिजन कर सकें, ठीक है? अभी मेरे पास इतना टाइम तो नहीं, ऑब्वियसली आई कैन नॉट राइट ऑल दीज थिंग्स, तो लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं जो इसका रिटन वर्जन है वो आप लोगों के सामने शो कर दूँ, इफ आई कैन शो दिस, या दिस वन, सी। अब ये जो है ये एग्जामिनर सोल्यूशन है, ठीक है? एग्जामिनर सोल्यूशन प्रिस्क्राइब भी होता है बच्चों के लिए, तो हम उसी से काम कर लेते हैं। देखिए उसने कहा assessing the performance of two manager is difficult in this situation. In a traditional sense the production manager, ट्रेडिशनल सेंस वो ये कह रहे हैं कि जी अगर हम इन आइसोलेशन में देखें तो मैनेजर हैज सीरियसली ओवर स्पेंट इन मार्च फॉलोइंग द मूव टू ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, or he has not he has a net adverse variance against the department of for 2300 in a month. No adjustment to the standard cost has been made to allow for the change to organic. The manager has not only bought organic, he has also changed the mix, increasing the input proportion of the more expensive ingredient.
This may have contributed to the increase in sales of cake. अब ज़रा वापस आएँ, इस पे शायद हमने उतनी बात नहीं की है। देखिए, आपने मिक्स भी इम्प्रूव कर दिया, मिक्स में भी एक्सपेंसिव मटीरियल डाला है, ठीक है? मटीरियल एक्सपेंसिव भी आपने इनपुट किया है, मिक्स भी आपका जो है वो एक्सपेंसिव इनपुट किया और उसकी वजह से मेरा जो आउटपुट है वो भी बढ़ा है। और आउटपुट का बढ़ जाना भी आपकी सेल्स बढ़ने का एक रीज़न होता है, क्योंकि अगर आपका आउटपुट पुराना वाला ही है, तो आप डिमांड कुछ भी हो जाए, आप तो नहीं सेल कर पाएँगे ना, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं है आपकी। ओके, अच्छा। This may have contributed. Acha. However, the decision to go to organic ingredient has seen the sales of business improve. We are told that the taste of cake should be better and the customers could perceive a health benefit. However, the production manager is allocated none of the favorable sales variances that result. If we assume that improved sales are, if we assume, यहाँ पे वही वाली बात कह रहा है कि जी अभी हमें नहीं पता कि कितना इसका proportion है, that the improved sales are entirely as a result of production manager's decision to change the ingredient, then the overall net favorable variance is 7,700. ठीक है, 2,300 प्रोडक्शन मैनेजर का एडवर्स था और 7,000 10,000 जो है वो ओवरऑल सेल्स वेरिएंस फेवरेबल था, तो नेट इफेक्ट यहाँ पे वो 7,700 दिखा रहा है। ठीक है, ये सिर्फ उस वक्त जब पूरी की पूरी सेल्स का कनेक्शन प्रोडक्शन के साथ है। The production manager did appear to be operating within the organizational standard in February, indicating a well-performing department. Indeed, he will have ended small bonuses in that month. अच्छा, ये इतनी कोई important line नहीं है, ये बस एक general analysis है. A change to organic idea would need to be sold to the customer. This is the same thing which I said. It would presumably require a change of marketing and proper communication to the customer. The sales manager would probably feel that he has done a good job in March. It is debatable, however, whether he is entirely responsible for all favorable variances. To move to organic certainly helped the sales manager in February. He seems to have failed to meet his targets. अब जरा इस पे आएंगे, ये क्या बात कर रहा है? वो ये कह रहे हैं कि देखिए फरवरी में तो आपके वेरिएंसेस एडवर्स थे और यहाँ पे आपके फेवरेबल हुए हैं, तो अपेरेंटली तो यही लगता है कि जी सारा का सारा कनेक्शन इसी के साथ है, प्रोडक्शन के साथ है। Bonus scheme, this is another heading. The problem here is that the variance have been allocated to one individual. The good sales variance have been allocated. The good sales variance have been allocated to the sales manager. When it's true, this production manager decision to go organic appears seems to have been a good one and the driver of the business success. वो यही कह रहे हैं कि जी सक्सेस का जो एक्चुअल कनेक्शन है वो प्रोडक्शन मैनेजर के साथ है. Responsibility system struggles to cope up with joint success stories, resulting in generally collective responsibility. Under current standard, bonus production manager has seemingly no chance to make a bonus. The main problem appear to be out of the date standard and the fact that all sales variances are allocated to sales manager despite the root cause is the production manager decision. General comment, it would be appear that some sharing of total variance is appropriate. This would be an exact science and some negotiations would be needed. One problem seems to be that original standard were not changed following the decision to go organic. In this sense, the variance reported are not fair. Standard should reflect the achievable current standard. That is not the case here. वो कह रहे हैं आप जो प्रोडक्शन मैनेजर जो अपनी परफॉर्मेंस इवेलुएट कर रहा है तो कर ही गलत स्टैंडर्ड से रहा है। तो अच्छा, ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है मेरे हिसाब से बहुत लेंथी सॉल्यूशन है। जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो पॉइंट्स काफ़ी हैं यहाँ पे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रिपीटेटिव भी हैं। देखिए एग्जामिनर जो सॉल्यूशन लिख के देता है वो सॉल्यूशन होता है जो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे अपीयर हो रहे हैं वो जो लिख रहे हैं उस सब का एक जहन में रख के वो एक आंसर ड्राफ्ट करते हैं। तो ये इसमें से अगर कोई एक दो पॉइंट्स रह भी जाते हैं तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू द कैलकुलेशन पार्ट। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन मैं यहीं पे कर रही हूँ बिकॉज एक्सेल में पता नहीं आप लोग उस तरीके से कोप अप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो आई एम डूइंग द होल कैलकुलेशन हियर, जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, अब देखें उसने नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा, कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। हम मिक्स एंड वेरिएंस तो निकालेंगे लेकिन मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम नहीं निकालेंगे क्योंकि वो अभी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। और उसने कहा था सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस।
ये भी हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये भी अब हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ये पुराना क्वेश्चन है तो उसमें ये सारी चीज़ें एग्जामिनर देता था। अब ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स का पार्ट नहीं रही। ठीक है जी। चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। देखें उसने आपको क्या-क्या दिया है। उसने आपको कहा कि देखिए जी, इन अप्रैल 2009 द फॉलोइंग डेटा अप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर 1 केक नॉट एडजस्टेड फॉर ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट चेंज। ये ना भी लिखता तो चल जाता। फ्लावर, एग, बटर, फ्लावर, एग, बटर, शुगर, ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। ये चारों इंग्रेडिएंट्स जब हम ऐड कर रहे हैं सेम प्रोपोर्शन पे, तो हमारा टोटल इनपुट बन रहा है 0.4 पर केक फॉर 1 केक, राइट। फिर 10% का लॉस है। उसके बाद नेट वेट जो है वो 0.36 का है। ठीक है। और उसके बाद उसने सेलिंग प्राइस भी दी हुई है, प्राइसेस भी दी हुई है। तो इसकी प्राइस हो जाए, इसकी कॉस्ट हो जाएगी 0.012, इसकी कॉस्ट हो जाएगी 0.07, इसकी कॉस्ट हो जाएगी 0.17 और इसकी हो जाएगी 0.05। ठीक है, तो उसको ऐड कर देते हैं। 0.012 प्लस 0.07 प्लस 0.17 प्लस 0.05, इट्स 0.302। ये आ रही है 0.302 पर केक। ये इंपॉर्टेंट है पर केक लिखना, बताते हो बाद में क्यों। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि द बजट फॉर द प्रोडक्शन एंड सेल्स इन अप्रैल वाज 50,000 केक्स। ठीक है, हमने 50,000 केक्स बनाए। और नहीं, ये बजट था, सॉरी। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स वो 60,000 केक्स, हमने एक्चुअल में 60,000 केक्स बनाए और 60,000 केक सेल भी किए। ठीक है, और ये भी मेरे बजट से ज़्यादा है। अच्छा, फिर एक्चुअल क्या हुआ? एक्चुअल फ्लावर उसने बता दिया कितना डाला, एग्स, बटर, शुगर, टोटल इनपुट बता दिया उसने। ठीक है। फिर उसने एक्चुअल लॉस बता दिया आपको। फिर उसने एक्चुअल आउटपुट बता दिया मिक्सचर में इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम के जी, किलोग्राम में कितना आउटपुट है हमारा। ठीक है। यहाँ पे आउटपुट दो फॉर्म्स में दिया हुआ है, एक फिनिश गुड्स की फॉर्म में भी दिया हुआ है और एक किलोग्राम की फॉर्म में भी दिया हुआ है। इसका ताल्लुक यील्ड से बाद में बात करते हैं कि किस तरीके से। पहले तो हम इसका मिक्स वेरिएंस निकाल लेते हैं जल्दी से। देखिए, मिक्स वेरिएंस इसका आसान है। सारे के सारे मटेरियल सेम प्रोपोर्शन में इनपुट हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब 25% निकलता है। चाहे तो आप डिवाइड भी कर लें 0.1 को, सॉरी, आप 0.1 को पहले डिवाइड करें 0.4 से, फिर 0.1 को दोबारा से, फिर दोबारा से, फिर दोबारा से, इट विल गिव यू द सेम आंसर। सो नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। इट्स 25%। तो सबसे पहले हम लेंगे एक्चुअल इनपुट इन स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है, अब एक्चुअल इनपुट कितना है? एक्चुअल इनपुट है ये 23478, 23478। ठीक है, ये बल्कि इसको एक लाइन छोड़ दो, मैंने 23478। ठीक है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये वाली चीज आएगी। अच्छा, अब ये किस प्रोपोर्शन में होना चाहिए? ये होना चाहिए था 25% के लिहाज से। तो फ्लावर, एग्स, बटर एंड शुगर। ठीक है, तो 23478 टाइम्स 0.25, 5869.5, 5869.5, 5869.5। ठीक है। अच्छा, एक्चुअल इनपुट अब आपने कितना किया ये देखें। एक्चुअल इनपुट हुआ है आपका ये एक्चुअल इनपुट है। तो एक्चुअल इनपुट हुआ है 5700 किलोग्राम्स, 6600 किलोग्राम्स, ये वाला पूरा 6600 किलोग्राम्स और 4578, 4578। ठीक है। अच्छा, डिफरेंस कितना आ रहा है? अब डिफरेंस देख लेते हैं।
-5700, 169.5, 5869.5 minus 6600, 730.5। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअल इनपुट कम है तो फेवरेबल की साइड पे जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल इनपुट ज़्यादा है तो एडवर्स की साइड पे जाएगा, लेकिन ये वेरिएंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है। इधर भी यही होगा 730.5 एडवर्स, 4 4578 minus 5869.5, 1291.5, 1291.5 फेवरेबल। सो वेरिएंस के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। स्टैंडर्ड प्राइस इज 0.12, बल्कि एक काम करते हैं, प्राइस का भी कॉलम बना ही लेते हैं। 0.12, 0.7, 1.7 और 0.5। ठीक है, ये प्राइस है, पर किलोग्राम प्राइस होगी ना, सॉरी नॉट कॉस्ट, वेरिएंस। 169.5 multiplied by 0.12, 20.34 favorable, 0.7 times 730.5, 511.35, 511.35 adverse, 730.5 times 1.7 is 1241.85, 1242 कर लेना इसको, पॉइंट छोड़ दें, नहीं फर्क पड़ेगा इतना। 0.5 times 1291.5, 646, 20 minus 511 minus 1242 plus 646, 1087 एडवर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मिक्स वेरिएंस, टोटल मिक्स वेरिएंस। अच्छा, एडवर्स का मतलब वही एक्सपेंसिव मटेरियल हमने डाला, ज़्यादा डाला। अच्छा, मसला इसका नहीं है, मसला है ये वेरिएंस का। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो तरीके कराए थे। मैंने कहा था एक तरीका तो ये है कि हम आउटपुट को कंसिडर कर लें जो फिनिश गुड्स है, और एक तरीका ये है कि हम किलोग्राम्स में कर लें। तो पहले तो वो तरीका कर लेते हैं जो हम अब तक करते हुए आ रहे हैं कि देखें भाई, 1 केक अगर आप बनाते हैं तो उस एक केक को बनाने में 0.4 kg मटेरियल इनपुट होना चाहिए, राइट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं करें, बल्कि स्टैंडर्ड केक्स फ्रॉम गिवन इनपुट, ये गिवन मटेरियल कर लें। ठीक है, अच्छा, हमने मटेरियल इनपुट कितना किया है, हमने मटेरियल इनपुट किया है ये 23478। ठीक है, एक केक को बनाने में कितना मटेरियल लगता है, 0.4, डिवाइड कर दें 0.4 से, तो इसका मतलब है 23478 डिवाइडेड बाय 0.4, 58695, 58695 केक्स बनने चाहिए थे। ठीक है, एंड व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ केक, actual output of cake is 60,000, right? So the difference is 1305। अब सोचें केक्स कम मिले ज़्यादा मिले, एक्चुअल केक्स कम है ज़्यादा है,
ज़्यादा है, तो ये होगा फेवरेबल। लेकिन ये वेरिएंस नहीं है, इसमें हल्का सा आप एफ डाल दें अपनी आसानी के लिए। मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे? देखिए, अब ज़रा मेरी बातों को सुनिएगा। ये जो मुझे यहाँ पे हमने लिया है, ये सारे के सारे क्या हैं? केक्स हैं। ठीक है, हमने जैसे देखें, अगर 10,000 किलोग्राम्स आप यूज़ कर रहे हैं और एक केक को बनाने में 2 किलोग्राम यूज़ करते हैं, तो हम 2 से डिवाइड करके बोलेंगे 5,000 केक्स बनेंगे। उसी तरीके से अगर एक केक को बनाने में 0.5 किलोग्राम यूज़ होते हैं, आधा केजी में एक केक बन जाता है, अगर 20,000 केक्स बनेंगे। उसी तरीके से अगर ये 0.4 से हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे ये वाली चीज़, तो ये मुझे नंबर ऑफ केक्स दे रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा, डिफरेंस आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केक से, विच इज व्हाट, विच इज 0.302, 0.302। तो ये हो जाएगा 394.11। ठीक है, और ये होगा फेवरेबल। ये हो जाएगा आपका यील्ड वेरिएंस। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अब अगर वो एग्जामिनर मुझे, अगर मेरा दिल चाहे कि मैं किलोग्राम्स में लूँ, क्योंकि हमें तो लॉसेस इंक्लूड करना है। अगर मैं लॉसेस इंक्लूड करना चाह रही हूँ, तो मुझे किलोग्राम्स वाला डाटा चाहिए होगा, ये वाला डाटा। ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में दोनों गिवन हो। अगर फिनिश गुड्स का डाटा है तो हम फिनिश गुड्स में कर लेंगे, किलोग्राम्स का डाटा है तो हम किलोग्राम्स में कर लेंगे। यहाँ पे उसने किलोग्राम्स का डाटा भी दिया है, तो हम चाहें तो और करके किलोग्राम्स में भी कर सकते हैं। यानी एक्सपेक्टेड आउटपुट आपका कितना है? एक्सपेक्टेड आउटपुट इन किलोग्राम्स। देखें, 10-10% का नॉर्मल लॉस है ना ये, और मैंने इनपुट किया है ये 23478। इसका टेक्निकली मुझे 90% मिलना चाहिए। 23478 का मुझे मिलना चाहिए 90%। 21130। ठीक है, मुझे एक्चुअल आउटपुट इन किलोग्राम्स कितना मिला? 21,600। डिफरेंस कितना आ रहा है? 469.8। ठीक है, ये क्या आ गया? ये डिफरेंस आ गया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट के साथ। क्यों? क्योंकि देखें, ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, तो यहाँ पे भी आउटपुट आएगा। आउटपुट आने का मतलब ये है कि जब हम इस सोच में होंगे कि ये जो 0.302 पर के की कॉस्ट है, इसको मैं किलोग्राम्स में डिवाइड में कन्वर्ट करने के लिए, क्या मैं इसको 0.4 से डिवाइड करूँ, विच इज़ इनपुट क्वांटिटी, या मैं इसको 0.36 से डिवाइड करूँ, विच इज़ द आउटपुट क्वांटिटी, तो हम 0.36 चूज करेंगे, राइट? So 0.302 divided by 0.36, 0.302 divided by 0.36 is 0.8, but 0.8388 multiplied by 469.8, 394.11। ठीक है, अब देखें, ये वेरिएंस और ये वेरिएंस एग्जैक्ट एक आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमने राउंडिंग ऑफ ज़्यादा नहीं किया, तो बस ये है। तो फेवरेबल ये क्यों है? फेवरेबल ये इसलिए है क्योंकि जो एक्चुअल आउटपुट मुझे मिला है, वो मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज़्यादा है। ठीक है जी, चलें बस इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में एक 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 वीडियो हम और करेंगे लॉसेस की,
और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे सेल्स वेरिएंसेस, राइट? टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।